हाय फ्रेंड्स, मैं हूं जीत और आपका स्वागत है आपकी अपनी एकेडमी कैन बी डन में। और द एज ऑफ चौसर जैसा कि हम लास्ट सेशन से कर रहे हैं, तो इसमें हम आगे कंटिन्यू करेंगे विद द कंटेम्प्रेरियंस ऑफ चौसर, है ना। कंटेम्प्रेरीज ऑफ चौसर यानी कि चौसर के समय में जो राइटर्स थे उनके बारे में, एंड स्कॉटिश चौसरियंस के बारे में सेशन को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद जॉन गोवर। जॉन गोवर 1330 से अक्टूबर 1408 तक थे। वॉज एन इंग्लिश पोएट, अ कंटेम्प्रेरी ऑफ विलियम लैंगलैंड एंड पर्ल पोएट एंड अ पर्सनल फ्रेंड ऑफ जॉफरी चौसर। ये कंटेम्प्रेरी विलियम लैंगलैंड के हैं जॉन गोवर, और चौसर के भी कंटेम्प्रेरी हैं। पर्सनल फ्रेंड थे ये जॉफरी चौसर के, और इनको मॉरल गोवर भी कहा जाता है। जस्ट लाइक चौसर, his career also divided in three parts. In his French career, he has famously written a book called Mirror d'Elmy. It means Mirror of the Meditative Man. This book deals with foils and corruptions of the church prevailing in the society. Then next is the Italian phase. तो इनका भी जो करियर है उसको 3 फेजेस में डिवाइड किया सकता है। इनका जो फर्स्ट करियर है उसमें उन्होंने इनकी जो फेमस बुक है उसका नाम मिरर डेलमे है। इसका मतलब है मिरर ऑफ द मेडिटेटिव मैन इन द सोसाइटी। ये डील करती है फॉइल्स एंड करप्शन ऑफ द चर्च प्रिवेलिंग द सोसाइटी। उस समय क्योंकि चर्च में बहुत सारे वाइसेस थे, तो उसमें जो करप्शन था और जो गड़बड़ियाँ थी उनको ये दर्शाती है। उसके बाद इनका जो नेक्स्ट है वो इटालियन फेज स्टार्ट होता है। ही हैज़ रिटन अ फेमस बुक वॉक्स क्लेमेंटिस। इसके भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। इंग्लिश टाइटल ऑफ वॉक्स क्लेमेंटिस इज वॉइस ऑफ वन क्राइंग आउट। ये इसका इंग्लिश टाइटल है। इट इज़ अ लैटिन पोएम ऑफ अराउंड 12 to 13,000 लाइन्स, यानी इट इज़ अ लॉन्ग पोएम। इट इज़ अ एलिगिक वर्स। हेयर इज मोर्निंग द लॉस ऑफ पेजेंट्स। यहाँ पर जो पेजेंट्स हैं उनकी डेथ पर ये जो नुकसान हुआ उसके ऊपर ये शोक प्रकट कर रहे हैं। इट डील्स विद द पीजेंट्स रिवोल्ट्स ऑफ 1881 विच वॉज लेड बाय वॉट टाइलर। इसका भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो ये जो 1881 का जो रिवोल्ट है पीजेंट्स का, जो वॉट टाइलर ने लीड किया था जिसको, उसके बारे में है ये। वॉट टाइलर वॉज द लीडर ऑफ पीजेंट्स रिवोल्ट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड वॉट टाइलर रेविलियन और ग्रेट राइजिंग। इसे ग्रेट राइजिंग या वॉट टाइलर रेविलियन के नाम से भी जाना जाता है, जो ये रिवोल्ट था। After Black Death, a tension was created which was political tension, and along with that 100 years war was also going on. अब ब्लैक डेथ वाला जो सीन आया जब प्लेग फैल गया वहाँ पर, जब 33% जनता का लॉस हो गया, यानी कि वो नहीं रही, मारी गई उस महामारी में। तो उस टाइम पर पॉलिटिकल टेंशन तो थे ही थे, साथ में 100 years ऑफ बैटल भी चल रही थी। तो द पीजेंट्स रियलाइज दैट द चर्च अथॉरिटी आर पुटिंग लॉट्स ऑफ टैक्सेस विच आर नॉट नीडेड। इट वॉज द रीजन्स ऑल द पीजेंट्स रिवोल्टेड। और पीजेंट्स को लगता था कि एक तो इतनी प्रॉब्लम चली रही है, ऊपर से जो चर्च की अथॉरिटी उन्होंने बहुत सारे टैक्सेस हमारे पर थोप रखे, और इस वजह से उन्होंने सारे पीजेंट्स ने रिवोल्ट कर दिया, यानी विद्रोह कर दिया। Here Gower is criticizing peasants, saying that the cause of peasants was not good because England was involved in a war with France. It was not the right time to cause a rebellion. यहाँ पर गोवर का जो व्यू है वो ये है कि जो पीजेंट्स ने उस समय किया वो ठीक नहीं था, क्योंकि देश जो था ऑलरेडी प्रॉब्लम में था, वॉर भी चल रही थी। तो उनका जो टाइमिंग था वो ठीक नहीं था, क्योंकि फ्रांस के साथ उस समय कंटिन्यूसली वॉर चली रही थी। मोर ओवर गोवर बीइंग अ रिलीजियस पर्सन ट्रस्टेड चर्च ब्लाइंडली एंड ही सेड दैट पीजेंट्स आर इन द रॉन्ग साइड। और दूसरा, उनका पूरा विश्वास था, चर्च के ऊपर पूरा फेथ था, तो उन्हें लगता था कि ये गलत कर रहे हैं पीजेंट्स में। दे शुड हैव फेथ इन द चर्च। स्टोरी ऑफ वॉक्स क्लेमेंटिस, ये बुक में इस तरह का डिटेल हमको मिलेगा, ये उसको हम एक जिस्ट समझ सकते हैं उस बुक का। द थर्ड बुक इन इंग्लिश फेज इज कन्फेसियो एमेंटिस। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द लवर्स कन्फेशन। जो थर्ड बुक है इनके इंग्लिश फेज में वो कन्फेसियो एमेंटिस है। इसके भी क्वेश्चन आते हैं। इसे लवर्स कन्फेशन के नाम से भी ऑल्सो जाना जाता है। इट इज हैविंग 30 to 40,000 लाइन्स रिटन इन मिडिल इंग्लिश डायलेक्ट। इसमें भी 30 से 40, ये भी बड़ी पोएम है, 30 से 40,000 लाइन्स हैं जो लिखी हैं। इट इज़ अ फ्रेम स्टोरी, स्टोरी विद इन स्टोरीज, यानी कि इसमें कहानी है, कहानी के अंदर और कहानी है, तो फ्रेम्ड है वो। इट हैज़ लॉट्स ऑफ शॉर्ट एंड नैरेटिव पोएम्स। इन्फ्लुएंस ऑफ चौसर एंड लैंगलैंड कैन बी सीन। और इनके वर्क के ऊपर चौसर और लैंगलैंड का इन्फ्लुएंस देखा जा सकता है। नेक्स्ट कम्स जॉन वाइक्लिफ. John Wycliffe was a professor in the University of Oxford. He is the man who started questioning religion and formed a group called the Lords. जॉन वाइक्लिफ प्रोफेसर थे यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के, और इन्होंने, ये ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने रिलीजन के ऊपर क्वेश्चन उठाना शुरू किया और एक ग्रुप बनाया जिसका नाम लॉर्ड्स था। दिस ग्रुप स्टार्टेड टॉकिंग अगेंस्ट चर्च, स्टार्टेड कॉजिंग अवेयरनेस अगेंस्ट चर्च और द सुप्रीमेसी ऑफ द पोप। इन्होंने सवाल उठाना शुरू किया चर्च के ऊपर, इन्होंने लोगों में जागरूकता लानी शुरू की, और इन्होंने जो पोप की सुप्रीमेसी थी, जो उनका जो आधिकारिकता थी हर चीज़ के ऊपर पोप थे, तो उसको भी इन्होंने चैलेंज करना शुरू किया, लोगों को उसके बारे में जागरूक करना शुरू किया। दे टॉक्ड अबाउट आइकोनोक्लास्म मीन्स वी शुड नॉट बिलीव इन इमेजेस
इन्होंने इमेजेस का खंडन किया कि हमें इमेजेस में विश्वास नहीं रखना चाहिए, गॉड इज एवरीवेयर, ईश्वर हर जगह है। दिस ग्रुप स्टार्टेड टॉकिंग और क्रिटिसाइजिंग करप्शन ऑफ द रिलीजन और ड्रॉबैक्स ऑफ द रिलीजन। इन्होंने खूब उसका प्रचार किया, उसके करप्शन को बाहर लाए रिलीजन के। वाइक्लिफ इज ऑल्सो नोन एज इम्पॉर्टेंट प्रेडिसर टू द प्रोटेस्टेंटिज्म। आज अगर हम चर्च देखते हैं तो बहुत तरह के चर्चेज आपको मिलेंगे, तो प्रोटेस्टेंट चर्च भी आज आप देखोगे तो ये उसी में से निकला हुआ एक स्ट्रीम है जिसकी कहीं ना कहीं स्टार्टिंग के जो ट्रेसेस है वो वाइक्लिफ से स्टार्ट होते हैं। वाइक्लिफ सपोर्टेड प्री डेस्टिनेशन मीन्स अ फेथ दैट एवरीथिंग इज इन द हैंड्स ऑफ गॉड। प्री डेस्टिनेशन में विश्वास करते थे, वो उनका मानना था कि सब कुछ जो है वो ईश्वर के हाथ में है। ही हैज प्लान्ड एवरीथिंग एंड वी आर डूइंग जस्ट व्हाट गॉड वांट्स अस टू डू। और भगवान ने सब कुछ सोच के रखा है सबके लिए, और हम सिर्फ उसकी हाथ की कठपुतली हैं और हम वही कर रहे हैं जो भगवान हमें करवाना चाहता है हमसे। ही सपोर्टेड आइकोनोक्लाज्म, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। He supported continual papism, यानी कि king plus religion, in which the secular government works with the church, which is also known as Presbyterian, which means religious people governing. Wycliffe criticized on some points. उनका ऐसा कहना था कि सिर्फ पोप के हिसाब से ही सब कुछ नहीं चलना चाहिए, जो किंग है वो सेक्युलर होना चाहिए, यानी कि वो एक रिलीजियस आदमी नहीं होना चाहिए, लेकिन दोनों के कोऑर्डिनेशन से, जिसका उन्होंने नाम दिया कॉर्डोर पैपिज्म, जिसे बाद में प्रेस्बाइटेरियन के नाम से भी जाना गया, कि उसमें पोप का दखल तो होना चाहिए बट सिंक्रोनाइजेशन से काम होना चाहिए, यानी सब कुछ जो है पोप के या रिलीजन के हिसाब से नहीं चलना चाहिए। जो राजा होना चाहिए, जो गवर्निंग अथॉरिटी होनी चाहिए, वो जनता का भी ध्यान रखनी चाहिए। ही क्रिटिसाइज मोनेस्टिज्म मीन्स लिविंग लाइक मॉन्क्स, ही डजंट सपोर्ट दिस थॉट। उन्होंने जो लोग सन्यासी बन जाते हैं, मॉन्क्स की तरह रहते हैं, वो भी उसका भी क्रिटिसिज्म किया है कि उनके हिसाब से उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। पेपेसी, पोप द फादर इज अ सुप्रीम अथॉरिटी बिशप। जॉन वाइक्लिफ इज कॉल्ड मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन। इन्हें मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन के नाम से भी जाना जाता है, ये क्वेश्चन भी पूछा था एग्जाम्स में। ही इज द फर्स्ट मैन टू ट्रांसलेट बाइबल इनटू इंग्लिश। ये पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने बाइबल को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, बट ही डिड नॉट ट्रांसलेट द वेरी ओरिजिनल टेक्स्ट ऑफ बाइबल विच वॉज रिटन इन हिब्रू। लेकिन जो ओरिजिनल जो बाइबल है वो तो हिब्रू में थी, तो उन्होंने उसको हिब्रू की जो ओरिजिनल बाइबल थी उसको ट्रांसलेट ना करते हुए ही ट्रांसलेटेड द बाइबल विच वॉज ऑलरेडी ट्रांसलेटेड इन लैटिन, यानी कि लैटिन में जो बाइबल थी उसको इन्होंने ट्रांसलेट किया। कौन सी बाइबल इन्होंने ट्रांसलेट की? जॉन वाइक्लिफ ट्रांसलेटेड सेंट जीरोम्स लेटिन बाइबल और ऑल्सो कॉल्ड एट सेंट वल्गेट्स लेटिन बाइबल। ये भी क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। इन 1384 वाइक्लिफ वॉज द लीडर ऑफ द ग्रुप कॉल्ड लोलॉर्ड्स, हम डिस्कस कर चुके हैं। took the charge of informing church corruption after death of Wycliffe. John Purvey became the leader of the group Lollards. ये भी आप ध्यान रखें कि जब ये नहीं रहे तो उसके बाद जो उस ग्रुप के मुखिया कौन बने, उस ग्रुप के जो मुखिया बने जॉन परवे। नेक्स्ट आते हैं इनके कंटेम्प्रेरीज ऑफ चौसर में विलियम लैंगलैंड 1332 टू 1400। ही इज सिंपली फेमस फॉर हिज वर्क पियर्स प्लोमैन, इस वर्क के लिए फेमस है ये। इट इज रिटन इन मिडिल इंग्लिश एलिगरिक नरेशन पोएम है ये। हेयर ही टॉक्स अबाउट द गुड लाइफ ऑफ डू वेल, डू बेटर, डू बेस्ट। Here is a philosophy that do good, better and best, कि पहले अच्छा करिए, उसको और बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए और फिर सबसे अच्छा यानी खुद में इंप्रूवमेंट करने की कोशिश कीजिए। द कंप्लीट टाइटल ऑफ द बुक इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसके भी क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। रिचर्ड द रेथलेस अनफिनिश्ड 1399 इज रिटन इन द प्रोटेस्ट ऑफ रिचर्ड सेकंड। रिचर्ड सेकंड के प्रोटेस्ट में उन्होंने किताब लिखनी शुरू की, परंतु ये एक अनफिनिश्ड वर्क है। बट दिस वर्क इज अनफिनिश्ड बिकॉज रिचर्ड सेकंड गॉट किल्ड एंड बीइंग द क्रिटिक ऑफ किंग लैंगलैंड ऑल्सो डिसअपीयर्स। अब ये उसके क्रिटिसिज्म में, उसके जिस तरह से रिचर्ड सेकंड राज करते थे उसके क्रिटिसिज्म में उन्होंने ये किताब लिखनी शुरू की, परंतु जब रिचर्ड सेकंड का देहांत हो गया तो जब उसका टॉपिक ही नहीं रहा तो उन्होंने उस पर लिखना बंद कर दिया। विजन ऑफ विलियम कंसर्निंग प्लियर्स वोमेन, इट हैज 15,000 लाइन, इट हैज नेचर, फिलोसफी, होप्स, डिफरेंट क्रिश्चियनिटीज रिटन इन एलिटरेटिव वर्स और द प्रोज पोएटिक स्टाइल। दिस वर्क इज डिवाइडेड इनटू 3 टेक्स्ट, तीन फॉर्म्स में यानी कि 3 पार्ट्स में ये विभाजित है, ए, बी एंड सी। टेक्स्ट बी इज वाइडली रेड, ट्रांसलेटेड एंड अ फेमस बुक। जो इसका जो बी पोर्शन है, इसका जो बीच वाला पोर्शन है, जो बी पार्ट है, उसको काफ़ी फेमस हुआ, उसको काफ़ी पढ़ा गया, उसके और भी भाषाओं में अनुवाद हुए और एक फेमस बुक है। ओपनिंग लाइन्स, द वॉइस ऑफ हिम दैट क्राइथ इन द वाइल्डरनेस प्रिपेयर्स यू फॉर द वे ऑफ लॉर्ड। क्या शानदार लाइन है कि अंदर से जो आवाज़ आती है जो कि वाइल्डरनेस में क्राई करती है, वो आपको आने वाले समय के लिए जो रास्ता ईश्वर की ओर जाता है उसके लिए तैयार करती है। नेक्स्ट इज W.H. हडसन, कॉल्ड हिम द पोएट ऑफ पीपल। इन्हें पोएट ऑफ पीपल कहा W.H. हडसन ने। पियर्स फ्लोमैन इज द स्टोरी ऑफ अ पर्सन विल हु वन मॉर्निंग फाइंड्स हिमसेल्फ इन द मंथ ऑफ मे इन मैनुअल हिल्स। अब जो फेमस जो इनकी बुक है पियर्स फ्लोमैन, ये एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो इसका नाम विल है,
जो एक सुबह पाता है खुद को अप्रैल के महीने में म्यूनिंग हिल्स में। ही सॉ द ड्रीम, इन हिज ड्रीम ही वॉज इन फेरी फील्ड फुल ऑफ फॉग। और उस सपने में पाते हैं कि एक बिल्कुल खूबसूरत से खेत में है, खलियान में है, जो पर कोहरा ही कोहरा है। दिस वर्क इज़ फेमस फॉर द फिलोसफी डू वेल, डू बेटर, डू बेस्ट। बहुत अच्छी लाइन है ना, ये इसका टाइटल भी है, तो इसको ध्यान रखेंगे हम। William Langland, he was himself the character, he refers himself well and talks about various references including Islam and Christianity। इन्होंने अपने व्यूज़ जो हैं वो इस्लाम और क्रिश्चियनिटी दोनों के ऊपर दिए हैं, और ये खुद उसमें कैरेक्टर थे, यानी जो विल है उस स्टोरी के अंदर वो खुद ही विलियम लैंगलैंड ही है। द बुक इज डिवाइडेड इन डिफरेंट विजन्स एंड एवरी विजन हैज़ फ्यू पासेस, और कैंटोस भी बोल सकते हैं उनको। इट हैज़ 8 विजन्स एंड 80 पासेस और कैंटोस। जो बुक है वो डिफरेंट विजन्स और पासेस में डिवाइडेड है, यानी विजन्स हैं उनके अंदर पासेस हैं। हु विल बेल द कैट इज अ स्टोरी मेंशन इन द प्रोलॉग ऑफ द स्टोरी पोएम। हु विल बेल द कैट, बिल्ली गले में घंटी कौन बांधेगा, जो कि एक फेमस कहानी है, आज आप पढ़ते हैं स्कूल टाइम में, हम सबने पढ़ी है। तो ये उसके प्रोलॉग की स्टोरी है। व्हाट आर द नेम ऑफ द 4 डॉटर्स ऑफ गॉड, कि ईश्वर की 4 बेटियों का नाम क्या है। इट इज इन द विजन 6 पासेज 18, विजन 6 के 18th पास में ये डिस्क्राइब करते हैं वो। वेयर विल मीट्स विद द 4 डॉटर्स ऑफ गॉड, जहाँ पर उनकी मुलाकात होती है ईश्वर की बेटियों से। तो ईश्वर की बेटी इन्होंने जो बताई हैं, डिस्क्राइब की हैं, फर्स्ट इज ट्रुथ, सेकेंड इज जस्टिस, थर्ड इज मर्सी एंड फोर्थ इज पीस। वाओ। विजन 5 पासेज 6 में कहते हैं द फॉल ऑफ मैन इज रिक्रिएटेड। Vision 8 passes 20, he sees a dream where the Antichrist have lost faith in Christ and because of this thing the old disease attack will and becomes weak and wakes up। यहाँ पर ये सपना देखते हैं, सपने में ही सपने हैं, तो सपने देखते हैं कि लोग जो हैं वो एंटी क्राइस्ट हो गए हैं और लोगों ने क्राइस्ट से लोगों का भरोसा उठता जा रहा है, और इस वजह से ये भी बहुत परेशान है और बहुत सारी बीमारियाँ इनके ऊपर अटैक कर देती हैं और वो वीक हो जाते हैं और फाइनली उनका सपना जो है टूट जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट राइटर जो कंटेम्प्रेरी ऑफ चौसर हैं, दैट इज जॉन लिडगेट। ही इज ऑल्सो नोन एज द वर्जिल ऑफ इंग्लैंड, ये ध्यान रखिएगा आप। हिज फेमस वर्क द फॉल ऑफ प्रिंसेस इज अ रेगुलर ट्राजेडी कलेक्शन। द स्टोरी इज टोल्ड इन द ओल्ड फैशन पॉइंट ऑफ व्यू एंड ऑल द ट्रेजिक फॉल्स फ्रॉम हाई टू लो। ओल्ड फैशन तरीके से पॉइंट ऑफ व्यू से स्टोरी लिखी गई है, ट्रेजिक जो फॉल होता है वो ऊपर से नीचे की तरफ जाता है। दिस वर्क हैज अ सीक्वल नोन एज मिरर फ्रॉम मजिस्ट्रेट्स, ये इसका सीक्वल है। Who brought in English the narration of medieval European court culture? The answer is John Lydgate। इसको भी यार मार्क कर ले कि ये क्वेश्चन ही पूछा जाता है कि इंग्लैंड में नरेशन ऑफ medieval यूरोपियन कोर्ट कल्चर को कौन लाया, तो दैट इज जॉन लिडगेट। His another work is Troy। The Troy book is not only a translation of Guido de Columbus, it deals with the Troy story। ये Guido de Columbus का ट्रांसलेशन ही नहीं है और साथ में ट्रॉय की स्टोरी भी बताता है। Another work by Lydgate is Danse Macabre। It is a kind of style wherein plays a death scene appears again and again। In this work, death addressing everyone, the Pope, the King, the Friar, and death tells them their last destination। ये एक इस तरह का वर्क है जिसमें स्टाइल ही ऐसा है कि वहाँ पर डेथ आती है, यानी डेथ सबको एड्रेस करती है। वो पोप को भी एड्रेस करती है, किंग को भी एड्रेस करती है, फ्रायर को भी एड्रेस करती है, और सबको उनकी आखिरी गंतव्य, आखिरी डेस्टिनेशन के बारे में बताती है। The Book of Thebes or Siege of Thebes, it is also known as the advancement of Canterbury Tales और the extended version of Canterbury Tales। क्योंकि Canterbury Tales एक बहुत ही फेमस वर्क है, तो उसका ये एडवांसमेंट जो है इन्होंने लिखा। It is written in frame narrative style। Lydgate he establishes himself in the story as a narrator, जैसा चौसर ने भी किया था कैंटरबरी टेल्स में कि वो खुद ही नैरेटर थे, तो यहाँ पर इन्होंने उस सेम पैटर्न को फॉलो किया और यहाँ पर ये खुद नैरेटर थे अपनी स्टोरी में। He says himself that I am the narrator। It is believed that Chaucer's Canterbury Tales has reference of Siege of Thebes। ऐसा माना जाता है कि Siege of Thebes का भी रेफरेंस है Canterbury Tales में। Monk's Fall have the base of it। Monk's Fall में उसका बेस दिखाई देता है। London Hack Peony, Temple of Glass, like House of Fame, Hall of Princes, it based on Boccaccio's compilation of tragedies। और ये सारे वर्क जो हैं Boccaccio's जो उनका जो compilation है tragedies का, उससे कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड मालूम पड़ते हैं। जॉन लिडगेट, लिडगेट जो है वो एक जगह का नाम है। जॉन लिडगेट has written various books, some books which are important। The Fall of Princes, it is a regular tragedy, it has more than 100 stories। 100 से ज़्यादा स्टोरीज हैं द फॉल ऑफ प्रिंसेस में। जॉन लिडगेट्स द फॉल ऑफ प्रिंसेस नॉट ओनली द फर्स्ट कलेक्शन ऑफ ट्रेजेडी, इज ऑल्सो नोन एज फर्स्ट रेगुलर ट्रेजेडी कलेक्शंस। तो ये क्वेश्चन ही पूछा जाता था, फर्स्ट रेगुलर ट्रेजेडी ऑफ कलेक्शन किसने लिखा, वो जॉन लिडगेट ने लिखा और नाम है उसका द फॉल ऑफ प्रिंसेस। इट इन्फ्लुएंस शेक्सपियर। वाओ, इट इन्फ्लुएंस शेक्सपियर टू राइट Richard III। He has famously written a book called Troy that gives the history of Trojan War in 13th century। It was written in Latin language। तो ये ऐसे राइटर्स हैं कि जिन्होंने विलियम शेक्सपियर जैसे शख्सियतों को भी इंस्पायर किया। There is a book he has written called Siege। There are certain writers who are contemporary to Chaucer but they belong to Scotland। They are famously called Scottish Chaucerian writers।
तो आइए उनके वर्क देखते हैं। अब ये जो राइटर्स थे ये तो इंग्लैंड के राइटर्स थे जिनके बारे में हमने अभी तक डिस्कस किया, विलियम लैंगलैंड और आपके जॉन गोवर, जॉन लिडगेट। अब आइए आगे देखते हैं कि कुछ राइटर्स ऐसे भी थे जो उनके कंटेम्प्रेरी थे, फेमस भी थे, परंतु वो इंग्लैंड के थे नहीं, वो स्कॉटलैंड के थे। तो पहले हैं किंग जेम्स। किंग जेम्स का हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि उन्होंने राइम रॉयल को यूज़ किया, जैसे किंग एडवर्ड थर्ड ने अप्रूव किया था जब चौसर ने उसका इन्वेंशन किया था। तो द फर्स्ट फेमस पर्सनैलिटी हु यूज्ड आफ्टर चौसर दिस राइम रॉयल वॉज किंग जेम्स. King James I, he wrote King's Square in 1424, a long poem and a love story. In this, King James expresses his love for Lady Jane Beaufort. It is written in rhyme royal, जैसा मैंने आपको बताया. Then he wrote Fables to the Play, ये उनका दूसरा वर्क था. ये सब स्कॉटलैंड के इंडियन राइटर्स की अभी हम बात कर रहे हैं. देन कम्स रॉबर्ट हेनरीसन, हिज वर्क टेस्टामेंट ऑफ क्रेसिडा. इट वाज अ सीक्वल टू चौसर्स ट्रॉयलस एंड क्रेसिडा. ट्रॉयलस एंड क्रेसिडा हमने स्टोरी पहले भी डिस्कस की थी इस वर्क के बारे में कि यहाँ पर एक वॉरियर था और उसे एक महिला से, जो कि एक विडो थी, उससे प्यार हो जाता है और वो उसे डिसीव करती है और वो मारा जाता है. तो इसका सीक्वल लिखा रॉबर्ट हेनरीसन ने और उसका नाम था टेस्टामेंट ऑफ क्रेसिडा. इट इज़ इन राइम रॉयल, अगेन राइम रॉयल का यूज़ किया उसमें. He has written some animal fables and which are based on Aesop fables or Renaud the Fox Cycle, and their work is Robin and Macney. ये उनके फेमस वर्क्स हैं. उन्होंने कुछ फेबल्स भी लिखी हैं. फेमस फेबल्स यानी कि ऐसी कहानियाँ जिनमें कोई मॉरल स्टोरी होती है और जिसके कैरेक्टर जो होते हैं वो जानवर होते हैं. नेक्स्ट देखते हैं गाइज. नेक्स्ट इज जॉन अक्लीव. इट इज़ जॉन अक्लीव हु कॉल्ड हिमसेल्फ द स्टूपिड कॉलर ऑफ एन एक्सीलेंट मास्टर. अपने मास्टर की तारीफ में उन्होंने ऐसा कहा है कि मैं उनका एक स्टूपिड सा स्टूडेंट हूँ या उनका फॉलोअर हूँ. तो ये इसी से हमें समझ में आता है कि कितना मानते होंगे या कितने इंस्पायर्ड होंगे ये जॉन चौसर से. दिस एक्सलेंट मास्टर वॉज चौसर, यस, एज वी हैव डिस्कस. हिज फेमस वर्क इज द रेजिमेंट ऑफ प्रिंसेस. इनका फेमस वर्क रेजिमेंट ऑफ प्रिंसेस है. इट इज़ बेस्ड ऑन चौसर्स हाउस ऑफ फेम. जैसे कि हम देख ही चुके हैं कि बहुत इंस्पायर्ड थे. तो जो चौसर का जो फेमस वर्क है हाउस ऑफ फेम, जहाँ हमने वो स्टोरी पढ़ी थी जिसमें ग्लास वाली जगह पर वो पहुँच जाते हैं और कि कैसे लोगों को फेम मिलनी चाहिए. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द स्टोरी. इट इज़ एन इंटरेस्टिंग स्टोरी. सो इफ़ यू हैव नॉट सीन द लास्ट प्रीक्वल ऑफ दिस वीडियो देन यू कैन गो एंड चेक इट इन द एज ऑफ चौसर. तो हाउस ऑफ फेम का उन्होंने एक सीक्वल लिखा. उस मतलब सीक्वल बोल सकते हैं या उससे इंस्पायर्ड होकर जो वर्क लिखा द रेजिमेंट ऑफ प्रिंसेस. द नेक्स्ट बुक बाय जॉन अक्लीव इज बैलेड और ये 1370 to 1449 तक ये रही. नेक्स्ट विलियम डगलस, इन्होंने द प्लेस ऑफ टेलनोर लिखा. नेक्स्ट कम्स विलियम डनबर. ही इज ऑल्सो नोन एज द फर्स्ट पोएट लॉरिएट ऑफ स्कॉटलैंड. तो फर्स्ट पोएट लॉरिएट ऑफ स्कॉटलैंड जो है वो विलियम डनबर है. ही इज ऑल्सो नोन फॉर राइटिंग द पोएटिक अब्यूज. पोएटिक अब्यूज के लिए भी जाने जाते हैं. टू पोएटिक अब्यूजेस ऑफ फ्लाइंग ऑफ डनवर एंड कैनेडी. अनदर वर्क टू मैरिड वुमेन एंड अ विडो. ये इनके फेमस वर्क्स हैं. इट इज़ एन एक्सपीरियंस इन विच अ मेल नैरेटर ओव्स द थ्री वुमेन रिवीलिंग देयर स्टोरीज एंड देयर एम्बिशन. यहाँ पे नैरेटर जो है मेल है परंतु 3 औरतें हैं, यानी 2 मैरिड हैं और एक विडो है. उनकी स्टोरीज बताई गई हैं और उनके एम्बिशंस इसमें उन्होंने रिवील किए हैं. नेक्स्ट कम्स द डांस ऑफ 7 डेडली सिंस 1507. इन दिस इट इज़ द नैरेटर वॉचेज द डेविल कॉलिंग अ डांस ऑफ 7 डेडली सिंस. The same scene is repeated in Dr. Faustus. Another work, The Thistle and the Royce, composed to celebrate the marriage of James IV of Scotland with the daughter of Henry VII known as Margaret of England. It is a political allegory. तो इनका जो फेमस वर्क है ये एक पॉलिटिकल एलिगरी है और द थिसल एंड द रॉयस नाम है इसका. इसको उनकी शादी के अवसर पर लिखा गया, उसको सेलिब्रेट करने के लिए, किसकी, जेम्स फोर्थ की, जो स्कॉटलैंड के राजा थे. और किससे हो रही है शादी उनकी, हेनरी 7 की बेटी से शादी हो रही है जिसे मार्गरेट ऑफ इंग्लैंड भी कहा जाता है. पॉलिटिकल एग्री है. अनदर वर्क गोल्डन टार्च इज अ ड्रीम विजन डीलिंग विद लव एडवेंचर गोल्डन टार्च नाम का इनका फेमस वर्क है. विलियम डल्वर इज ऑल्सो नोन एज द बर्न्स ऑफ द 15th सेंचुरी. गाइज जितने भी इनके जो नाम आते हैं, जो उपनाम जो दिए गए इनको खास तौर से ध्यान रखिएगा क्योंकि इस तरह क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं एग्जाम्स में. द लेमेंट ऑफ मैक्रेज ऑफ मैकेंस. इट इज एन एलिगी ऑफ द ट्रांजिटरी नेचर ऑफ लाइफ एंड द पासिंग ऑफ ग्रेट इंग्लिश एंड स्कॉटिश पोएट्स. द टू मैरिड वुमेन एंड अ विडो. ये एक बैड और फिल्दी सटायर है. नेक्स्ट राइटर who's a Chaucerian writer, Scottish Chaucerian, is John Barber. His famous work is Bruce. It was written somewhere in 1375 to 78. The supreme national poem of Scotland. और ये स्कॉटलैंड की सुप्रीम नेशनल पोएम है. It is a verse chronicle. That poem narrates the struggle of the Robert the Bruce and his people to throw off the foreign yoke, English and real liberty.
कि जहाँ पर उन्होंने इंग्लिश साम्राज्य को उखाड़ फेंका और वापस से अपनी स्वतंत्रता पाई, तो जिसके लिए जो स्ट्रगल किया उनके राजा रॉबर्ट दी ब्रूस ने, उसके ऊपर लिखी गई पोएम है, जो कि नेशनल पोएम ऑफ स्कॉटलैंड भी है। द पोएम ए प्रोजियाक इन नेचर एंड 13,000। पहले पोएम ज़्यादातर देखिए जितने भी फेमस वर्क हैं दे आर वेरी लेंदी एक्चुअली, 12,000 लाइन्स, 13,000 लाइन्स, 40,000 लाइन्स। सो दिस इज़ ऑल्सो अ लॉन्ग पोएम, ऑक्टासिलेबिक में लिखी गई है, प्रोजियाक इन नेचर है और 13,000 इसके अंदर लाइन्स हैं। द फेमस लाइन इन दिस पोएम इज फ्रीडम इज अ नोबल थिंग। येस, इट इज़ अ ग्रेट लाइन कि फ्रीडम एक बहुत ही शानदार चीज़ है। नेक्स्ट कम्स जॉन मैंडविल, ही हैज़ रिटन द वॉयज ऑन जॉन मैंडविल। सर डेविड लिंडसेज फेमस वर्क इज ड्रीम, रिटन इन राइम रॉयल एंड अदर वर्क्स। तो मतलब उसके बाद जो ये स्कॉटिश चौसेरियंस हैं ये बहुत इंस्पायर्ड थे और सबने राइम रॉयल का यूज़ किया, क्योंकि किंग जेम्स जब यूज़ कर चुके, उनका खुद के राजा यूज़ कर चुके हैं, तो बाकी के जो राइटर्स हैं वो ऑब्वियसली इंस्पायर होने ही होंगे। द टेस्टामेंट ऑफ स्क्वायर मेल्ड्रियम, इट इज अ रोमांटिक बायोग्राफी ऑफ स्क्वायर मेल्ड्रियम, ये उन्होंने लिखा। इज अनदर वर्क इज प्लेजेंट सेटायर ऑन द थ्री स्टेट्स, इट इज अ मोरालिटी प्ले। अब स्कॉटिश चौसरियन गेविन डगलस इज ऑल्सो नोन एज द चाइल्ड ऑफ न्यू एज। His famous work is The Palace of Honor, 1501 एलिगरिक poem. It is based on Chaucer's House of Fame. यानी चौसर्स हाउस ऑफ फेम से बहुत सारे राइटर्स इंस्पायर हुए जिन्होंने अपने आगे के वर्क्स उससे इंस्पायर होकर लिखे। अनदर वर्क इज एनेडस, इट इज़ एन इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ वर्जिल्स एंड हेनरी हॉवर्ड ट्रांसलेटेड वर्जिल्स एंड ब्लैंक वर्स, बट बिफोर गेवन डगलस ट्रांसलेटेड वर्जिल्स एंड इनटू इंग्लिश। सो गाइज दीज आर द राइटर्स विच वर कंटेम्प्रेरीज ऑफ चौसर। एंड क्योंकि इन्होंने कुछ ऐसे वर्क